अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसका ताल्लुक हीट से है। केमिकल रिएक्शंस में जब आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सिंपली अगर इसे डिफाइन किया जाए तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द quantitative relationship between the heat of chemical reactions and the other forms of energy. So ऐसी ब्रांच जिसमें आप क्वांटिटेटिवली केमिकल रिएक्शंस में खारिज होने वाली या अब्जॉर्ब होने वाली हीट और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को जो स्टडी करते हैं, इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके पास अगर उसे केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत सारे हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स का क्या फ़ायदा है कि इट टेल्स अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन occurs under the given set of conditions. In other words, it tells us the feasibility of a chemical reaction. एक तो ये है कि आपको कंडीशंस के साथ होने वाली चेंजेस के बारे में बताएगा और केमिकल रिएक्शन कितनी आसानी से हो सकता है या नहीं उसके बारे में हमें पता चलता है। केमिकल thermodynamics helps us to predict the yield of the product obtained in a chemical reaction, and it tells us possible extent to which the chemical reactions take place before attaining the equilibrium. यानी इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है और आप कितनी आसानी से प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, उसकी कितनी रिएक्शन का कंप्लीशन कितना हो चुका है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स we can explain the processes like lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point and distribution law and phase rule. ये तमाम quantities हम जज कर सकते हैं with the help of chemical thermodynamics. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, जैसा कि इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ लाइक टेम्परेचर प्रेशर. इफ़ द मैटर इज़ इन द बल्क, अगर बल्क क्वांटिटी में है तो हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस ले सकते हैं. इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम स्टडी नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि इसकी स्टडी सिर्फ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस पर ही कन्फाइंड है. सेकेंड, नो डाउट इट टेल्स अस द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. हमें रिएक्शन की आसानी के बारे में इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, बट इट डजंट टेल अस अबाउट द रेट एट विच द रिएक्शन कम्प्लीट्स, कि किस स्पीड के साथ रिएक्शन कंप्लीट किया है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती. Thermodynamic is concerned with the initial and final states of a system, but not with the route by which the reaction take place. इसका ताल्लुक सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस से है, उस स्टेट से है, लेकिन किस रास्ते से होकर रिएक्शन कैसे आपके पास प्रोसीड किया, ये इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनामिक्स से नहीं मिलती. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस थर्मोडायनामिक्स की स्टडी में हम देखते हैं, जैसा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग. अ मटीरियल और अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल विच इज़ अंडर स्टडी, उसे हम सिस्टम कहते हैं. यानी ऐसी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम है. द सिस्टम कैन बी वेरी बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और कोई भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो हमारा सिस्टम होगा. उसके अलावा यूनिवर्स की बाकी जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं जो आउटसाइड द सिस्टम आती हैं, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं. अब सिस्टम में भी दो तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस कह सकते हैं. जैसे कि ओपन सिस्टम है. अगर ओपन सिस्टम को हम कैसे ओपन कह रहे हैं कि इफ द एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये सिस्टम ओपन है. ये ऐसे ही है कि आप हॉट लिक्विड को किसी ओपन वेसल में रख दें और वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी हीट डिसिपेट कर देता है सराउंडिंग में, और वेपर्स भी आपके लिक्विड के सराउंडिंग में चले जाते हैं, तो इस चीज़ को हम ओपन सिस्टम कहेंगे. क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक्सचेंज सिर्फ एनर्जी का हो सराउंडिंग के साथ, तो हम इसे क्लोज सिस्टम कहते हैं. जैसे कि अगर आपने हॉट लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख दिया तो वाटर वेपर्स तो सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा पाएंगे, और एनर्जी सिर्फ डिसिपेट हो सकती है अगर आपका सिस्टम कंडक्टिव है, आपका वेसल कंडक्टिव है. तो ये क्लोज सिस्टम हो गया. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, किसी किस्म का आपके पास एक्सचेंज ना हो तो वो सिस्टम आइसोलेटेड होता है. जैसे कि अगर आप कुछ हॉट लिक्विड को प्लेस कर दें और ना ही मैटर ना ही एनर्जी आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज हो पाए, तो और वो क्लोज सिस्टम है, तो वो आपके पास आइसोलेटेड है. माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, a system which contains a large amount of substances is a macroscopic system. इसको अगर हम सिंपली कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं.
द प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटेड विद द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं किसी भी सिस्टम की कंडीशन को। व्हेन वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज़, तो हमारे पास उस सिस्टम को हम उसकी स्टेट कहेंगे। सो व्हेन देयर हैपन्स अ चेंज इन अ सिस्टम, इसका मतलब है कि इनिशियल या फाइनल स्टेट में आपके पास चेंज रोनमा हो रहा है। तो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सिस्टम की, जिसमें कंपोजिशन आ जाती है सब्सटेंस की, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आ जाता है। एंड दीज फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम आर फिक्स्ड, देन ऑल अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। तो इसका मतलब है कि ये बेसिक टूल्स हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को बहाल रखने में या चेंज करने में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, when the macroscopic properties of a system in various phases do not undergo any change with time, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा विद टाइम, तो हमारा ऐसा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। और थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया हम देखते हैं साइमल्टेनियसली। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ़ देर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ सिस्टम टू अनदर, तो ऐसे सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इफ़ देर इज़ नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर, तो आपके पास ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये है कि कोई मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं हो रही मैटर की फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और ये तभी मुमकिन होता है जब आप प्रेशर फोर्स विद इन द सिस्टम कांस्टेंट कर देते हैं। तीसरा है जी केमिकल इक्विलिब्रियम, ये ऐसा टाइप है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आ रहा किसी भी पार्ट ऑफ सिस्टम में विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। टाइप्स की बात करें, डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। आइसोथर्मल नाम से ज़ाहिर है, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, यानी अगर आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और हीट आपके पास जो है सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में फ़्लो कर रही है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। सेकेंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? इफ़ देर इज़ नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, देन इट इज़ एडियाबैटिक। अगर किसी किस्म की हीट फ्लो नहीं हो रही तो एडियाबैटिक है। इसका मतलब है कि आपने सिस्टम को इंसुलेट कर दिया है सराउंडिंग से। आइसोकोरिक प्रोसेस, इफ़ देर इज़ नो वॉल्यूम चेंज इन द सिस्टम, तो आपके पास फिनोमिना क्या होगा? आइसोकोरिक। और अगर आपके प्रेशर में कोई चेंज आप नहीं कर रहे, मतलब कांस्टेंट कर देते हैं प्रेशर को, तो जो आपका लास्ट प्रोसेस बनता है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने देखनी है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली अगर हम बात करें तो तमाम सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट करती हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करती हैं। जब डिफरेंट आपके पास प्रोसेसेस होते हैं तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। उसकी वजह यह है कि एटम्स की या इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। तो इंटरनल एनर्जी प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस सब पर डिपेंड करती है। लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो वो हम नहीं निकाल सकते किसी भी सिस्टम के लिए। उसकी वजह ये है कि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से है, जिन्हें मैयर नहीं किया जा सकता। सो हम सिंपली मैयर करते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को, एग्जैक्ट मैयर नहीं करते तो चेंज ले लेते हैं। जब भी कभी रिएक्शन होता है तो उसमें चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनल एनर्जी के चेंज को लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए डेल्टा ई का साइन इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, या हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर। ई वन और ई टू जो है वो इंटरनल एनर्जीज हैं इनिशियल और फाइनल स्टेजेस की और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम की, और ई पी और ई आर जो है वो इंटरनल एनर्जीज हैं हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की। अगर आपके पास ई आर ग्रेटर हो जाए ई पी से तो हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और आपका डेल्टा ई क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी ई आर आपके पास ग्रेटर है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर ये पॉजिटिव है, ई पी ग्रेटर है, तो आपके पास डेल्टा ई पॉजिटिव आ जाती है। तो उस सूरत हाल में हम देखते हैं कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी। सो ये वही स्टेटमेंट जो भी आपने देखी। लास्ट की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लॉज हैं, 4 इंपॉर्टेंट। पहला है जी जीरोथ लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद द थर्ड बॉडी, देन इन टर्न दे हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। आपके पास इस लॉ के मुताबिक दो बॉडीज़ का अगर आपके पास टेम्परेचर इक्वल है थर्ड की रिस्पेक्ट से,
तो सबका आपस में टेम्परेचर इक्वल होगा। ये लॉ ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया है, इसीलिए इसे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे डिफरेंट हालतों में डिफाइन किया जा सकता है। पहली हालत, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वे है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आपके पास वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी हो रही है, तब भी टोटल सिस्टम की जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी वो कांस्टेंट ही रहेगी। थर्ड थिंग इज व्हेनेवर certain quantity of some form of energy disappears then equivalent amount of some other form of energy must appear। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास अगर कुछ मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपेयर हो रही है तो उतनी ही मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी अपेयर भी होगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसे हम मैथमेटिकली अब देखेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैशियस सिस्टम है और हम कुछ हीट क्यू सप्लाई कर रहे हैं कैलोरीज की सूरत में टू द सिस्टम, और इसका कुछ पार्ट क्यू वो आपके पास इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होगा और कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क करेगा। सपोज डेल्टा ई आपके पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और डब्ल्यू इज़ द वर्क डन है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म बनती है Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। इसको अरेंज करें तो डेल्टा ई इधर रहने दें, Q वहाँ जाकर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्योंकि स्मॉल चेंज आ रहा होता है तो हम इसे डी लेंगे, सिग्मा क्यू माइनस सिग्मा डब्ल्यू। सो इसी इक्वेशन को आप फर्दर रीराइट करें तो वर्क हमारे पास पी डी वी के इक्वल होता है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा डी ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू माइनस पी डी वी। दिस इक्वेशन नंबर 4। सो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी आपने डिफरेंट फॉर्म्स में और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंथैल्पी की। एंथैल्पी कहते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को, इंटरनल एनर्जी को, प्रेशर को, वॉल्यूम को और द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली इसको सिंपली कहा जाए तो ये हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम है, और ये इसमें इंटरनल एनर्जी, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये तमाम स्टेट ऑफ द फंक्शंस हैं और स्टेट फंक्शन हम इन्हें कहते हैं। इसमें एंथैल्पी जो कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आपके पास हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहलाती है इन सिंपल वर्ड्स। सो एच इज इक्वल टू ई प्लस वी बन जाएगा, ई प्लस पी वी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगी। एंथैल्पी चेंज फॉर एनी सिस्टम इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इसे ऊपर पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी आपके पास। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ प्रोसेस इज सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। सो जनरल गैस इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो वो बनती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो उसको चेंज के लिए लिखें तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। इक्वेशन नंबर 4 को आप 3 में पुट करें तो आपके पास पी डेल्टा वी की वैल्यू अब यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर एंथैल्पी की देखें तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टम, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी भी सिस्टम में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, और इसकी काफ़ी सारी इकसाम हैं। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस या सिस्टम में जो स्टोर होती है वो अवेलेबल होती है फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, और इसे हम हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। हमें एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की नहीं चाहिए होती, हम उसकी मेजरमेंट्स चेंज के हवाले से करते हैं। सो हमारा ताल्लुक कंसर्न होता है टोटली चेंज इन एंथैल्पी से। When 1 mole of naphthalene is burnt in excess of oxygen at 25 degrees centigrade at constant volume, then 128.2 kilocalorie of heat is evolved. Calculate the heat of friction at constant pressure. आपको R की वैल्यू दे दी है, आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, आप डेल्टा ई की वैल्यू लिखें जो कि रिलीज हो रही है तो माइनस लिखेंगे हम इवॉल्व होने की वजह से। हीट ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करना है, गैस कांस्टेंट हमें दे दिया गया है, कैलोरी में है तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें क्योंकि आपका आर का यूनिट किलो कैलोरी में है, फर्दर कैलोरी से किलो कैलोरी में कन्वर्ट होना है। इसके साथ साथ आपके पास क्योंकि एनर्जी किलो कैलोरी में है तो इसीलिए यूनिट्स को आप सेम करेंगे। फिर आप एक्सप्रेशन लिखें तो आपने डेल्टा एन निकालना है जो एन पी माइनस एन आर है, तो 10 माइनस 12 आपके पास आ जाता है, ये -2 बन जाएगा। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, उसमें 273 ऐड करके 298 केल्विन आप ले लेंगे। फॉर्मूला वही अभी आपने जो पढ़ा वो एक्सप्रेशन पुट करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, तमाम एक्सप्रेशन पुट करने के बाद आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी से जुड़ा हीट कैपेसिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री, यानी आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं उसके लिए जितनी भी हीट दरकार होती है दैट इज़ हीट कैपेसिटी। ये आपने शुरू में गैसेस के सॉलिड के चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है, गैसेस के चैप्टर में भी आपने हीट कैपेसिटी का टॉपिक पढ़ा है। ये वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट है। सपोज क्यू के अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं और वो टेम्परेचर बढ़ाती है T1 से T2, तो हम हीट कैपेसिटी कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू Q ओवर T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू Q ओवर चेंज इन टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। हीट कैपेसिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, सो वैल्यू ऑफ C हैज़ टू बी कंसिडर्ड ओवर अ वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज। तो हम इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू सिग्मा Q ओवर dt। हीट कैपेसिटी एक स्टेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन Q इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, सो इफ वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ C, वो हमें वॉल्यूम को या प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास दो रास्ते हैं, दो तरह की कैपेसिटीज़ हैं। एक वो हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी की जाती है CV, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी की जाती है CV, और एक कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी की जाती है CP। तो पहले हम देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा C इज इक्वल टू सिग्मा Q ओवर dt। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें तो सिग्मा Q इज इक्वल टू DE प्लस P dV बन जाता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो C के एक्सप्रेशन हम पुट करें तो ये एक्सप्रेशन ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में पुट होगा, तो इक्वेशन बिकम्स द C इज इक्वल टू DE प्लस P dV ओवर dt, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में कुछ चेंजेस करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म है, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं तो dV का फैक्टर यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है एक नई सिचुएशन एक्वायर कर लेती है, दैट इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू कर्ल E ओवर कर्ल T विद V। ये CV की जो टर्म है वो हमें बता रही है कि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन को 4 को, और इक्वेशन नंबर 5 हमने हासिल की जिसमें हमें CV मिला जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, कर्ल E का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है CV इज इक्वल टू कर्ल E ओवर कर्ल T, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अगर यही चीज़ आप कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करें तो क्या होगा कि हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इट मींस दैट द वॉल्यूम चेंज इज देयर। सो dV, अब हमारा dV कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी C। अब आपके पास ये होगा कि एक दफ़ा कर्ल E को कर्ल D के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक दफ़ा इस फैक्टर को इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो CP इज इक्वल टू कर्ल E और कर्ल T P प्लस P डेल्टा V। P को प्रेशर को बाहर ले जाना है आपने, क्योंकि वो कांस्टेंट आपने रखा है तो आपने उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना, तो कर्ल ये V आ जाता है, यहाँ पर V होता है, W नहीं है V है, और नीचे कर्ल T। सो P ये वर्क W इसलिए लिख रहे हैं वर्क डन के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगी। CP इज कंट्रोल बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो दो फैक्टर्स पर ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है जब आप प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। तो H इज इक्वल टू E प्लस PV हमारा हीट कंटेंट आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो सबके साथ कर्ल आ जाएगा, और नीचे टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं तो और प्रेशर कांस्टेंट है तो ब्रैकेट के बाहर P लगेगा सबके। यहाँ पर आपने PV में P को बाहर रखना है और V को अंदर लेना है। तो आप इक्वेशन नंबर 7 और 8 को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि CP आपके पास, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं CP इज इक्वल टू कर्ल H ओवर कर्ल T विद रिस्पेक्ट टू दी कांस्टेंट प्रेशर, विच इज इक्वेशन नंबर 9। और इसे सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन के लिए लिखें तो CP इज इक्वल टू DH ओवर DT बनता है। इसका मतलब है कि CP ऑफ अ सिस्टम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो उसके लिए आप दोनों रिजल्ट्स को सामने ले आएँ, यानी लॉजिकली हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होती है जब हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं, तो वो कुछ एक्सपेंशन में काम करेगी और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वर्क करती है। तो H इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा PV है। अब PV इज इक्वल टू फॉर 1 मोल ऑफ गैस RT बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो DH ओवर DT और प्लस DE ओवर DT प्लस R DT ओवर DT। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, तो ये बनेगा DE ओवर DT प्लस R। अब ये इक्वेशन नंबर 12 है। अब आप इसमें आपने पहले एक्सप्रेशन डिराइव किया है कि DH ओवर DT CP के इक्वल है, जो अभी आपने इक्वेशन 10 में भी देखा, और DE ओवर DT CV के इक्वल है जो पीछे आपने देखा। तो दोनों को अगर हम रिलेट कर लें और यहाँ वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन 12 में, तो हमारे पास बनेगा इसकी जगह पे आ जाएगा CP, इसकी जगह पर आ जाएगा CV और इस साथ R। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ये CV वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो दोनों हीट कैपेसिटी का आपको रिलेशन मिल जाता है जो जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आइडियल गैसेस के मामले में अगर हम देखें तो ये जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करता है और हीट कैपेसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
सो फॉर आइडियल गैसेस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो ये बहुत हीट केमिस्ट्रीज का रिलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेकेंड, इन केस ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैसेज तो Cv आपके पास 3/2 R पर मोल है और Cp होता है 5/2 R पर मोल एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर डायटोमिक करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 की वजह 7/2 हो जाएगा और नई टेम्परेचर पर। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इंक्रीज करते हैं, फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वही 5/2 7/2 में कन्वर्ट हो गया और 7/2 9/2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। जो आपने देखा है, ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ हीट केमिस्ट्री ऑफ डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि पहले मोनोटॉमिक है, फिर डाई और फिर ट्रायटोमिक के हीट केमिस्ट्री बढ़ती जा रही है टेम्परेचर के साथ। इसके अलावा कुछ सॉलिड्स की भी हीट केमिस्ट्री है, Cp और Cv टेंड टू बिकम जीरो हो जाती है जब टेम्परेचर अप्रोच टू जीरो हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर आपको Cv की वैल्यूज़ कम मिलेंगी। हाई टेम्परेचर पर सॉलिड्स की वैल्यू सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है। क्रिस्टल अगर मोनोटॉमिक है तो हीट केमिस्ट्री अप्रोच कर जाएगी 3R एट हाई टेम्परेचर। ये आइडिया डुलोंग और पैटेट ने दिया था, जो आपने सॉलिड्स के चैप्टर में ये ग्राफ भी पढ़ा था और ये आपने टर्म्स भी पढ़ी थी, वहाँ आप दोबारा इसको देखेंगे। इसके अलावा हीट केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट हमेशा ज़्यादा होती है वेपर स्टेट या सॉलिड स्टेट की निस्बत। लिक्विड वाटर की लार्जर हीट केमिस्ट्री होती है देन अदर सब्सटेंसेस। उसकी वजह यह है कि वाटर टेक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट टू अफेक्ट अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। सो इसकी वजह से वाटर मॉडरेट्स द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड आल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट आपके पास मैक्सिमम है, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में है, फिर लिक्विड है और वेपर स्टेट। लिक्विड स्टेट में ज़्यादा रेंज ये एक्वायर कर रहा है। सो ये वेरिएशन है आपके पास डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर का। रिलेशनशिप ऑफ Cp विद टेम्परेचर हैज़ बीन गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन विच आर वोटेड एज पॉलिनोमियल्स। Cp इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर, आपके पास ये एक्सप्रेशन है अप टू सो ऑन। इन दीज इक्वेशन द कांस्टेंट ABC आर टू डिटरमिन एम्पेरिकली, हम इन्हें टर्म्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हीट केमिस्ट्री कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप ले रहे हैं तो Cv इज इक्वल टू, लेट सपोज कोई भी वैल्यू आ रही है तो आपके पास हीट केमिस्ट्री पर ग्राम वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, यानी आप किसी भी एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल टर्म्स रिगार्डिंग द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।